हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नीट के एग्ज़ाम के लिए, और जिसके अंदर आज हम लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी हैं हमारे इस चैप्टर के लिए। और जैसे कि स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट है ना, और न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो जो एक फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एक वो क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये सभी बीच बीच में सीखते रहेंगे, है ना। वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट बट वो कॉन्सेप्ट भी आना ज़रूरी है। तो उनको सीखते हुए वो क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि दो ब्लॉक है। एक सेकंड में कर दूसरा ले लेता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? अच्छा, चेंज ही हो गया। हम्म ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि दो ब्लॉक्स हैं जो कि कनेक्ट हुए हुए हैं एक स्ट्रिंग से, है ना। इस तरीके से देखो, और लिख रखा है कि अपर ब्लॉक जो है ना वो अनदर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये वाला अपर वाला जो ब्लॉक है, ये ऊपर वाला, ये दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये दोनों आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है। ठीक है। अब उसके बाद में कह रहे हैं एफ फोर्स लगाई गई है ऊपर वाले ब्लॉक पे। अब क्या हुआ है कि कह रहे हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, जब ये फोर्स लगी है, तो एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो ये दे रखा है। ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि ये जो इफ ये जो टी है, टेंशन यहाँ पर है, यहाँ पर टेंशन टी है इस वाली जगह पर, और यहाँ पर जो टेंशन है वो टी डैश है। ठीक है। तो हमें ये वैल्यूज़ बतानी एक तरीके से कि यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यूज़ होंगी दोनों की। ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ना, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ एग्जैक्टली है क्या। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। एफ एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एफ नेट में क्या होता है ना, हमारे पास में कई तरह की फोर्सेज होती है। जैसे यहाँ पर जो है टेंशन फोर्स एक ऊपर लग रही है ना, इस ब्लॉक के ऊपर, इधर से नीचे यहाँ पर लग रही है। तो अगर हम इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे ना न्यूटन का सेकंड लॉ, तो हम क्या लिखेंगे, एक फोर्स को, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, एक डायरेक्शन का नेगेटिव ले लेंगे। पॉजिटिव किसको लेंगे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा उस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। और जिसमें हम क्या नाम है, एक्सेलरेशन नहीं, मतलब जिसके अपोजिट में लेंगे, एक्सेलरेशन के अपोजिट में जो फोर्स होगी वो वाली फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे और इक्वल टू एम ए कर देंगे। तो पहले दोनों ब्लॉक के लिए इस चीज़ को लिख लेते हैं। जैसे, है ना, एक सेकेंड। हम्म हम्म तो जैसे अगर हम ये वाले फर्स्ट ब्लॉक के लिए देखें ना, तो फर्स्ट ब्लॉक पे क्या है कि ऊपर की तरफ में जो है टेंशन फोर्स लग रही है ना, टेंशन फोर्स टी मान लेते हैं। यही मतलब जो एफ फोर्स है ना, वही टेंशन फोर्स एक तरीके से जो ऊपर की तरफ लेके जा रही है, वही खिंचाव जो है उसके अंदर पैदा होगा। तो टी फोर्स ऊपर की तरफ हो रही है, एक्सेलरेशन हमारा ऊपर की ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ऊपर वाली जो टेंशन है उसको पॉजिटिव हम ले लेंगे। तो टी, और वो कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर? माइनस में नीचे की तरफ कौन सी लग रही है? टी डैश, है ना, माइनस टी डैश। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर, या फिर आप इसको ना टी को एफ ही लिख के चलो, है ना, एफ लिख के चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब और कौन सी फोर्स लग रही है सॉरी 2 kg ब्लॉक के ऊपर? 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक लग रही है एम जी फोर्स, है ना। इसका मास माइनस एम जी। एम जी कितना होगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एम जी को मास कितना है, 2, और जी को हम 10 लेके चल सकते हैं, क्वेश्चन में बोल भी रखा है। तो कितना हो जाएगा, 20, है ना, इक्वल टू एम ए, है ना, ये अप्लाई करना है, इक्वल टू एम ए। अब एम ए सेकेंड इसके 2 kg वाले ब्लॉक के लिए 2 kg इसका मास है, और एक्सेलरेशन भी 2 गिवन है, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो एफ माइनस टी डैश क्या निकल के आ जाएगा, इस माइनस के 20 को भी उधर ले जाऊंगा और 2 × 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 4, और ये प्लस का 24 बन जाएगा। ठीक है। एक तो इक्वेशन ये हो गई। ठीक है। अब दूसरी लगाएंगे 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर, सेम इसी तरीके से। 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ जो है ना, यहाँ पर ये, यहाँ ऐसे मैं कर लूँ, दूसरे लेना पड़ेगा इसके लिए। 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर की तरफ यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ एम जी फोर्स लग रही है ना। तो टी डैश माइनस एम जी करेंगे, है ना, और एम की वैल्यू क्या है, 4, और जी 10, तो 40 हो गया। टी डैश माइनस 40 इक्वल टू एम ए 4 × 2, है ना। 4 × 2 करेंगे, 4 इसका, और एक्सेलरेशन 2 हो रहा है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो टी डैश तो देखो डायरेक्ट निकल के आ गया हमारा 48। ठीक है। अगर हमें, अब हमें क्या निकालना है, ये तो टी डैश हो गया। अब हमें जो है टी निकालना है, मतलब कि यही जो हमने एफ लिखा था ना, वही टी भी था।
ठीक है, मैंने बोला था ये यही जो एफ है यही टी भी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी डैश की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और ये वाली इक्वेशन हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, एफ माइनस टी डैश की जगह पे 48 लिखते हैं, है ना। 48 इक्वल टू 24। तो एफ इक्वल टू, यानी एफ या टेंशन जो है वो कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 72 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो ये निकल के आई हमारी टी डैश 48। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेनली तरीका था यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना होता है, किस तरीके से करना होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, यही जो फोर्स है यहाँ जो इन्होंने एफ लिख रखा है, ये वही टेंशन फोर्स यही है जो खिंचा हुआ है इसके अंदर हो रहा है। एक ये वाली वैल्यू हो गई 72, और एक क्या हो जाएगी 48 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करें, हमारे पास में एक हैमर है, ठीक है, एक हथौड़ा है जिसका वजन है 500 ग्राम। देखो सबसे पहले ग्राम यूनिट में ध्यान रखना है ना, ग्राम बोले तो 0.5 kg लेते हुए चलेंगे, इसको यहीं चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये मास दे रखा है हमें, और वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है ये यू दे रखी है। एक नेल को यानी कि कील को स्ट्राइक करता है, और द नेल स्टॉप्स द हैमर, और जब उसको स्ट्राइक करता है तो हैमर जो है रुक जाती है। रुक गई तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। टाइम कितना दे रखा है, 0.01। कह रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नील ऑफ द हैमर। देखो फोर्स पूछ रहे हैं मैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। देखो हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल है, फाइनल है, मास है, वेलोसिटी एक तरीके से मोमेंटम है ना, निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। और अगर इम्पल्स वाला जब फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, या सिर्फ टाइम भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज यानी कि एम वी, फाइनल एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, फाइनल ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल क्या होगा, मास कितना है 0.5, और वेलोसिटी कितना आ रही थी 50। ठीक है, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना 0.01, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 5 5 से 25 बनेगा, है ना, और अपॉन में 0.01, और यहाँ से पॉइंट से ये हटेगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो एक तरीके से फोर्स निकल के आ जाएगी 2500 न्यूटन। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हमने गिवन डेटा को लिखा सबसे पहले, उसके बाद में सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। बस फॉर्मूला याद रखा कि क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, किस तरीके का फॉर्मूला बनना है। ठीक है, अप्रोच याद रखनी, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ ही अप्लाई करेंगे, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है, एन एलिवेटर विद अ पैसेंजर। एक एलिवेटर है ना, एलिवेटर विद अ पैसेंजर, यहाँ पे कोई पैसेंजर है एलिवेटर के अंदर, एलिवेटर यानी लिफ्ट, है ना, विद अ पैसेंजर एक्सेलरेट अपवर्ड, के ऊपर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑफ द एलिवेटर ऑन द पैसेंजर, द पैसेंजर हैज़ 5, पैसेंजर का वजन दे दिया उन्होंने 50 kg, और ये कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स बताओ। अब देखो जब पैसेंजर अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है ना, तो क्या होगा कि इसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगेगी, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से कुछ जा रहा है ना। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से इसको देखेंगे, कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा भी रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाली कंडीशन, इसमें ना इस वाली पोजीशन पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाली फोर्स क्या है, पॉजिटिव लेंगे एन, और क्या कहते हैं नीचे, ये थोड़ा ऊपर लिख लो, ऊपर वाली फोर्स मैंने यहाँ पे भी तो दिख रहा होगा ना, ठीक है, ऊपर वाली फोर्स एन, और नीचे वाली माइनस एम जी करेंगे, इक्वल टू एम ए, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एम ए। अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि लिफ्ट वाले फार्मूले के लिए ये वाले इसको याद रखते हैं, है ना, इस वाले पर्टिकुलर फार्मूले को याद रखते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे आप, है ना, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो इसको डायरेक्ट लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू एम जी, मास कितना है उसका 50, है ना, तो 500 हो जाएगा 15 × 10, तो यहाँ पे 50, और एक्सेलरेशन कितना देखा था 3, 5 3 15, मतलब कितना हो जाएगा 500, और ये 150, 650 न्यूटन। बस इतना आसान है। ठीक है, और यही क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, फिर आप फॉर्मूला इसका याद रखते कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा कौन सा नहीं। डायरेक्ट इस तरीके से इसको फिगर बनाओ, आपने फिगर बना लिया, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले सबसे पहले यही चीज़ करनी है आपको, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज पुश्ड विद अ हॉरिजॉन्टल, देखो मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, अब क्या होता है कि 20 kg का यहाँ पे लिख देते हैं, इसका 20 kg,
ये पुश किया गया एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से, यहाँ पर 90 न्यूटन की हमने फोर्स लगा दी, ठीक है ना। तो अभी कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी देखा हमें, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस और म्यू के दे रखा है। ये भी समझेंगे ऐसा क्यों दिया, म्यू एस हमेशा या तो ज़्यादा होता है बराबर होता है, देखो वही यहाँ पे लिख भी रखा है 0.4 0.3, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बताओ जो एक्ट करेगी ब्लॉक के ऊपर, है ना। देखो, हो सकता था कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाते और ये मूव भी नहीं करता है, एक वो केस हो सकता था। ये मूव ही नहीं करता तो फ्रिक्शन फोर्स हमें जो बताते हैं स्टैटिक बताते हैं ना, कितने स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है फिर हमारा। तो हम सबसे पहले पता है क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम हमारे पास में आ जाएगी, इसे हम निकाल के देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू स्टैटिक हो काइनेटिक हो, दोनों में म्यू एस इंटू में नॉर्मल करना होता है, उसमें म्यू के इंटू में नॉर्मल करना होता है। और नॉर्मल क्या होगी यहाँ पे, देखो नॉर्मल फोर्स है, नीचे एम जी फोर्स लग रही है, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस दे रखा 0.4, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी, एम की वैल्यू क्या होगी मास 20 और जी यानी 10, ठीक है। तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा। तो यानी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 80 न्यूटन है। कि इस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाए 20 न्यूटन तो ये नहीं हिलता, 50 न्यूटन नहीं हिला, 60 न्यूटन नहीं हिलता, 80 न्यूटन लगाए तब भी नहीं हिला। बट 80 से जैसे ही ज़्यादा लगाओगे तो आप ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, ठीक है। और जब मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा, तो वो 80 न्यूटन। बच्चे क्या करते हैं, ये निकालने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगा देते हैं कि 80 न्यूटन आंसर हो गया, जबकि ये गलत है ना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक तो मैक्सिमम इतना लग सकता था, बट उससे ज़्यादा हमने फोर्स लगा दी तो ये आगे मूव कर जाएगा ना। तो हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो पूछी थी ना खाली। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इंटू में नॉर्मल, ईजी। म्यू के की वैल्यू रखेंगे 0.3 और नॉर्मल एम जी के बराबर 20 इंटू में 10, तो क्या हो जाएगा ये 60 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, ये 60 न्यूटन विल बी द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो कह रहे हैं वट विद, एक सेकेंड होगा, कह रहे हैं विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन मास एम, इसकी फिगर ना देखो इस तरीके से होगी, मैं पहले फिगर बना इसकी फिगर बना देता हूँ कि व्हाट मिनिमम सो दैट कोफिशिएंट, कि हमारे पास में एक बड़ा ब्लॉक है मास एम का, और एक हमारे पास में एक छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम, ठीक है। इस तरीके से है। अभी कह रहे हैं विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन मास एम मस्ट बी मूव, कह रहे हैं मास एम को कितने एक्सेलरेशन के से हम यहाँ पर मतलब एक तरीके से फोर्स लगेगी वो इसको एक्सेलरेट आगे करवाएगी, है ना। तो कितनी हम इसको एक्सेलरेशन इसका मिनिमम होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है ना कांटेक्ट में रहे, है ना, ये वाला ब्लॉक एम मास वाला छोटा, ये कांटेक्ट में रहे, इससे मतलब स्टिक रहे, रिमेन्स स्टिक एज इन एज शोन, मतलब जैसे दिखा रहेगा ना वैसे का वैसे इससे जुड़ा रहे। तो क्या कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ जो एम और एम के बीच में होगा, यानी यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ना इस वाले सरफेस का, वो हमें बताना है। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे ना, देखो यहाँ जब भी इस तरीके से हो ना कि मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ या मैक्सिमम ये बताओ, जब ये मिनिमम मैक्सिमम जैसी चीज़ है ना फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस में, ये करने का तरीका बता रहा हूँ, तो हमेशा याद रखना कि एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि रिक्वायरमेंट हमेशा, ये मैंने अभी जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था वन शॉट में, तो तब ये बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज़, अब भी बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट जो है लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना। आपके पास में आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपके पास में अवेलेबल है या उससे कम होनी चाहिए, है ना। आपके पास में अवेलेबल कोई चीज़ बहुत कम है बट आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा ना, अगर हम देखें यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगी, ठीक है, और इन इस वाले ब्लॉक का पे आगे ये मूव कर रहा होगा, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है इसको घुमा इसको चलाने वाली जो फोर्स होगी ना, मान लो हमने यहाँ पर एफ फोर्स लगाई इस वाले ब्लॉक के, है ना, यहाँ पर एफ फोर्स लगाई इस ब्लॉक पर, तो वो एफ फोर्स इस वाले ब्लॉक को नहीं चलाएगी, इस वाले ब्लॉक को जो चला रही होगी ना छोटे वाले को, वो ये नॉर्मल फोर्स जो लग रही होगी ना ये पुश कर रही होगी, ये इसको आगे बढ़ा रही होगी, ठीक है। तो हम ये नॉर्मल फोर्स क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल क्या हो जाएगी ये वाली नॉर्मल फोर्स एम इंटू में एक्सेलरेशन, हमने नॉर्मल निकाल लिया, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू में नॉर्मल, म्यू इंटू में एम ए हो जाएगा फ्रिक्शन हमारा, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। तो ये कौन सा हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो हमें अवेलेबल है ना।
म्यू इंटू एम ए, ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, जो कि ये सरफेस इसको रोक सकता है, इतना फ्रिक्शन आके, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन नीचे आ रहा होगा ना, तो ये रोकेगा इस ब्लॉक को नीचे गिरने से। बस इतनी ही वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम। और हमारे पास में हमें रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर कितनी होगी, देखो नीचे एम जी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, है ना, तो हमें चाहिए कि ऊपर इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए इतना, एटलीस्ट इतनी फोर्स आ जाए, है ना। तो हमारी जो फोर्स है, जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट जितनी, वो है एम जी। वो जो है लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए जितनी अवेलेबल है मैक्सिमम। मैक्सिमम अवेलेबल कितनी है, म्यू इंटू में एम है। ठीक है, तो एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल आएगा ना, ये जी बाय म्यू। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए जी बाय म्यू से, या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब ये कॉन्टेक्ट लूज नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये कह रहे हैं टू ब्लॉक ऑफ मासेस एम वन, क्या नाम है, ये दे रखा है 5 kg 10 kg, और आगे क्या पूछे, इन एक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग से दे रखा है, फ्रिक्शन लेस पुली है, ये सब सारी चीज़ें बोली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं देना एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। एक्सेलरेशन निकालना है, काफ़ी ईजी चीज़ है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हम जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सीखने का है ना। देखो वही करना है, इनका एक्सेलरेशन मान लो 5 kg है, 10 kg है, तो कहीं ना कहीं 10 kg वाला मान लो नीचे आ रहा है ना, तो ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन से, कुछ एक्सेलरेशन से, तो हमें वही एक्सेलरेशन ही निकालना है। ठीक है, तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वही करना है। ठीक है ना, मैंने बताया ना, न्यूटन का सेकंड लॉ ही ज़्यादातर सभी क्वेश्चन में वही अप्लाई करोगे। तो देखो अब इस 5 kg वाले ब्लॉक के लिए मैं लिखता हूँ, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है यहाँ पे टेंशन, इस पे भी जो फोर्स लग रही है वो टेंशन, नीचे की तरफ कौन सी एम जी, इस पे भी नीचे की तरफ कौन सी एम जी फोर्स। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये ब्लॉक, तो ऊपर की डायरेक्शन वाली फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे टी, माइनस नीचे वाली एम जी, है ना। और मास कितना है इसका यहीं लिख देते हैं, मास कितना है इसका 5 जी इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं ना, एम ए क्या हो जाएगा 5 ए। ठीक है, एक तो हो गई हमारी इक्वेशन ये, और दूसरी हमें लिख लेते हैं इस वाले ब्लॉक के लिए। इस वाले ब्लॉक के लिए ये जो नीचे वाली फोर्स है, एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाली फोर्स पॉजिटिव लेंगे, एम जी माइनस टी इक्वल टू क्या, एम ए, 10 इंटू में ए। ठीक है, एक सेकंड इक्वेशन ये हो गई। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तरफ से टी की वैल्यू लेके चले जाएंगे, है ना। यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू लिखें तो 5a + 5g हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एम जी माइनस 5a - 5g इक्वल टू 10a। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, एम, ये वाला एम कौन सा है, ये एम की वैल्यू तो 10 है ना, तो 10g लिख देंगे ना इसको, 10g, है ना। तो 10g - 5g कितना हो जाएगा, 5g, और माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 15a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 5g/15, यानी कि g/3। ठीक है, अब जी की वैल्यू थी 10, तो 10/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी दे रखा हो आप, या तो g/3 के टर्म में दे रखा होगा या 10/3 लिख रहे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी लगा देना, बस इतना आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 3 ब्लॉक्स विद मासेज m 2m और 3m, इस तरीके से सारे ब्लॉक्स दे रखे हैं, और कह रहे हैं एज शोन इन द फिगर आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ इज अप्लाइड, कह रहे हैं एक एफ फोर्स अप्लाई करी गई है, जो कि इसको सारे ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रही है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, कह रहे हैं मास 2m जो है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको अगर कैलकुलेट करने लग जाओ, कुछ करने लग जाओ, तो फंस सकते हो, है ना। लेकिन समझने, ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, PYQ ये एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, MA। इन्होंने क्या, अगर हम सेकंड वाले 2m वाले ब्लॉक के लिए अगर ये लगाना चाहें इक्वेशन, तो एफ नेट इक्वल टू MA के अंदर मास जो हम लिखेंगे, तो वो क्या होगा, सॉरी मास नहीं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, इन्होंने बोला कांस्टेंट स्पीड, यानी कोई एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, ये सब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, यानी इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी ना। ये जीरो हो गया तो एफ नेट तो जीरो हो गया, फाइनल आंसर जीरो चला गया। बस ऐसे सब होगा, देखने में लग रहा है पता नहीं क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, जबकि इतना कुछ था नहीं। अभी देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग वाला ये, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहेंगे, स्प्रिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, कि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू, मतलब कि एक स्प्रिंग दी हुई है, एक स्प्रिंग बना लेते हैं पहले, है ना। एक स्प्रिंग दी हुई है हमें,
जिसको कट कर दिया गया 3 हिस्सों में, है ना। और एक हिस्सा जो है ये वाला, ये वन मतलब एक रेशियो इसको मिली है, 2 हिस्से इसको मिले हैं एक ही हिस्से को, और बाकी का जो पोर्शन बचा ये 3 हिस्से में ही गया, 1:2:3 में गया, है ना। यानी मान लेते हैं ये एक कट इतना बड़ा हुआ है, तो इसको जो मिला सेकंड वाले को इसका डबल मिल गया, इसको जो मिला वो इसका तिबल मिल गया, है ना। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि हैं तो 3 हिस्से, लेकिन उनको भी हम 6 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। मतलब अगर पूरी अगर लेंथ एल थी, तो इस वाले को जो मिला है वो L/6 मिला है, इसको जो मिला है वो 2L/6 मिला है, इसको जो मिला है वो 3L/6 मिला है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ये जो 3 हिस्से हुए अब इनको पहले सीरीज में कनेक्ट करा गया, तो नया फोर्स कांस्टेंट जो आया वो है K डैश, और फिर पैरेलल में कनेक्ट करा गया तो जब आया वो K डबल डैश। अब हमको इन दोनों की रेशियो बतानी है। तो देखो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा जब भी कट करते हैं तो K इंटू में L की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मतलब कि इनिशियली अगर K था, है ना, पूरी स्प्रिंग का, और लेंथ L थी, तो बाद में जितने हिस्से कट होते जाएंगे और उनके साथ में जो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उनकी रेशियो आपस में मल्टीप्लाई होगी, इनिशियल वाले की इक्वल ही होगी, ठीक है ना, वो सारी आपस में इक्वल होंगी। तो अभी एक सेकेंड, हाँ। तो ये वाले पार्ट के लिए अगर हम लिखेंगे तो के, इसका मान लेते हैं K1 हो गया, है ना। K1 इंटू में L/6, मतलब हमें पहले तो ये वाला लिखना है के एल बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले का लिखेंगे, K1 L/6 इक्वल टू में K2, इसके लिए कितना हो जाएगा 2L/6, इसके लिए कितना हो जाएगा 3L/6, तो K3 इज इक्वल टू 3L/6। देखो यहाँ से अगर हम K1 की वैल्यू निकालना चाहें तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये कट कर देंगे इस तरीके से, तो ये, सॉरी ये वाला नहीं, ये अबे यार क्या कट कर रहा हूँ, ये L से L कट जाएगा यहाँ पर, मतलब कि सारे के सारे ये कट हो जाएंगे। तो K1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6K, है ना। K2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कैसे निकालना है एक के देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, मतलब कि ये करा KL इक्वल टू K1L/6 लिखा ना। अब यहाँ से L से जो है L कट गया, है ना। तो K1 इक्वल टू 6K इस तरीके से आ गया, है ना। अब ऐसे ही बाकी के निकल के आएंगे, K2 क्या आ जाएगा 6K, पहले हम इसको डिवाइड कर दें, 2 1 2, 2 3 हो जाएगा, तो नीचे 3 बचेगा, तो K2 क्या निकल के आएगा 3K, K3 क्या निकल कर आएगा 2K, ठीक है ना, 2K। अब इन सभी को जब सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रिंग का, 1/K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, इस तरीके से, है ना। अब देखो K1 क्या 1/K1 कितना है हमारा 6K, है ना, मतलब कि 1/6K प्लस में K3 क्या हो जाएगा 1/2K, सॉरी 1/3K, 1/3K, ऐसे ही क्या हो जाएगा 1/2K। अब इसको सॉल्व करोगे किस तरीके से, एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 ही आ जाएगा मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ऊपर यहाँ पर K बचेगा, ठीक है, सॉरी 6K इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना, वो एलसीएम लोगे जब पता लग जाएगा, तो ऐसे ही दिख भी रहा है। तो इधर ऊपर बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, है ना। डिवाइड करते हैं ना इनको आपस में, जो बचता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1/K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/6, सॉरी 6/6K के, ठीक है ना। तो K इक्विवेलेंट क्या निकल कर आ गया K, है ना। इसको रिवर्स कर देंगे आप, इससे K 6 से 6 कट जाएगा। तो बेसिकली हमारा जब सीरीज, क्योंकि वही तो हिस्से हैं ना, उनको ऐड कर देंगे तो वही तो निकल के आएगा जो इनिशियली था, बट फिर भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसका, पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में क्या करते हैं, के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है K1 प्लस K2 प्लस K3 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, है ना। तो K1 की वैल्यू क्या थी हमारी, कितने निकल कर आई थी K1 की वैल्यू 6K 3K 2K, ठीक है, 6K 3K और 2K, कितना हो जाएगा 11K, ठीक है। और ये के इक्विवेलेंट जो था यही K डबल डैश था, और ये वाला जो था ये K डैश था। अब K डैश बाय K डबल डैश कर दो, K बाय 11K, खत्म, 1/11 आंसर आ गया, है ना, इजी, बस 1:11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि दो बॉडी है ना, एक मास एम है एक का स्मॉल एम है। वो जाहिर सी बात है कि बड़े कैपिटल एम का जो मास है वो ज़्यादा है, इन्होंने आगे कंडीशन भी दे दी। कह रहे हैं वो फॉल कर रहे हैं किसी एक सेम हाइट से, कह रहे हैं एयर में रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो फॉर क्या कह रहे हैं इफ़ द एयर रेजिस्टेंस फॉर ईच बी द सेम, एयर रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, देन बोथ बोथ द बॉडीज विल रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली। एक बार देख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई बॉडी है जैसे एम हो गई या स्मॉल एम भी हो गई, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जब ये फॉल करेगी ना नीचे,
तो ऊपर की तरफ आएगी हमारी कौन सी फोर्स, रजिस्टिव फोर्स जो एयर की आएगी, जिसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं एक तरीके से। तो मान लेते हैं ये आ गई हमारी रजिस्टिव फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स, है ना, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे की तरफ एम जी लग रहा है ना। अगर मैं इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना चाहूँगा, इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो एम जी माइनस एफ डी इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम ए, है ना, और यहाँ पर भी कैपिटल एम आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, एक्सेलरेशन लिखते हैं, उनका एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा इस वाले से, इसका एम को साइड ले देंगे, तो जी माइनस एफ डी बाई एम इक्वल टू ए, ये निकल कर आएगा। ऐसे एम को मैं इधर इस साइड में ले गया, तो जी माइनस, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसी सेम जो छोटे वाले के लिए निकल कर आएगा, यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, तो एम जो है ज़्यादा होगा, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये वाला टर्म, तो ये ओवरऑल कम होगा, ये कम होगा, तो माइनस जो होगा वो जी में से कम होगा, है ना। जी 10 है मान लो, यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ गई 2, और एक बार ये निकल कर आ गई 3, तो जाहिर सी बात है ना, जब ये वैल्यू कम निकल कर आएगी तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये वैल्यू कब कम निकल के आएगी, जब ये ज़्यादा होगी, है ना। तो बड़े वाले मास का जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा छोटे वाले के कंपैरिजन में। तो रीच द अर्थ सेम टाइम साइमल्टेनियसली तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वो जल्दी पहुंच जाएगा। अब ये रीज़न क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने पहले बात तो ये बोल दी कि विल रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली, तो ये बात तो गलत हो गई। फॉर द सेम एयर रेजिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज विल बी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम बोलो, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। एक्सेलरेशन में निकाल के देख लिया किस तरीके से किसका ज़्यादा किसका नहीं है, और ये वाला सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने 10 2 ये सब वैल्यू ली है, ठीक है ना। वो तो कह 10 होगी, बट ये एग्जाम्पल के लिए ली बस, ठीक है। दोनों की दोनों किस तरीके से गलत हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, बड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, है ना। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके अंदर क्या दिया है इन्होंने, इंक्लिनेशन दे दिया हमें थीटा, और पर इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ, कह रहे हैं शुरुआत का जो हाफ है ना इतना, ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स है, ये कह रहे हैं इतना जो है वो काफ़ी, ये जो है स्मूथ है, काफ़ी नहीं मतलब ये स्मूथ ही है, ठीक है, और नीचे वाला जो है रफ है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, कि यहाँ से एक ब्लॉक शुरू करता है अपने मोशन को, मतलब शुरू कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब कह रहे हैं विल अगेन कम टू रेस्ट, मतलब यहाँ से चलता हुआ आएगा, मान लो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से तो वो डिक्रीज करने चले जाएगा ना, क्योंकि यहीं आकर तो उसकी वेलोसिटी यहाँ तक मैक्सिमम होगी, उसके बाद तो डिक्रीज करेगी ना, और डिक्रीज करते करते फिर यहाँ पर भी जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। विल अगेन कम टू रेस्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ, मतलब वही हमें इस थीटा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन का म्यू होगा उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। देखो ये अब यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जितना एक तरीके से लेंथ यहाँ पे, एक्सेलरेशन जितना उसने इंक्रीज, एक्सेलरेशन ना होगा जितनी लेंथ चली होगी, उतना ही यहाँ पर जो है उस उतने डिक्रीज करी होगी, मतलब दोनों में जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो वैल्यू दोनों की सेम होगी, ठीक है ना। तो हम इस वाले के लिए एक्सेलरेशन लिखेंगे, इस वाले के लिए एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो अभी पूरा अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो देखो क्या करते हैं कि इधर जो फोर्स लगती है, यहाँ पर तो एम जी फोर्स है, मैं कंपोनेंट दिखा देता हूँ एक बार, है ना। यहाँ पर ये कंपोनेंट में बहुत परेशानी होती है ना, ये जैसे थीटा होता है ना, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये तो थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा 90 है ना, ये वाला पूरा 90, तो अगर इतना 90 माइनस थीटा है इतना, तो ये कितना होगा फिर थीटा, है ना, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, यानी यहाँ पर ये एंगल थीटा हो गया। अब अगर ये एम जी होगा, तो इधर जो आएगा एम जी कॉस थीटा आएगा, है ना, थीटा के साथ वाली साइड को कॉस वाला कंपोनेंट मिलता है, और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी इधर की तरफ होगा एम जी साइन थीटा, है ना। और ये नेट फोर्स बस उसके ऊपर स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स तो आएगी नहीं, यही फोर्स है बस नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एम साइन कट जाएगा, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा निकल कर आएगी इस वाले के लिए। और इस वाले के लिए जो निकालेंगे उसमें फ्रिक्शन भी है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे इस वाले के लिए सेकंड लॉ लगाएंगे, नीचे की तरफ आ रहा है तो हम नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं, देखो ब्लॉक तो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से डिक्सेलरेट हो रही है ना, डिसलेरेट हो रही है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर से जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, लेकिन बॉडी यहाँ पर आ रही है, तभी तो जाके वो रुक जाएगा।
तो हमारे जो पीछे की तरफ फोर्स है वो कितनी है, जो लग रही होगी वो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगी, म्यू एस इंटू में नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा और यहाँ जो देखो निकल के आया था एम जी कॉस थीटा, है ना, यहाँ एम जी कॉस थीटा होगा, तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ये निकल कर आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, म्यू एस भी नहीं, म्यू के लेंगे ना, वो चल रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो म्यू के एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन की वैल्यू, तो हम अब न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे, म्यू के एम जी कॉस थीटा, जो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है उसको ही हम पॉजिटिव ले रहे हैं, आगे की तरफ लग रही है एम जी साइन थीटा, उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी सही निकल कर आ गई, रुक जाओ इधर एम है ना, ये एम से एम कट गया, और कुछ भी कट रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, म्यू के जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। अब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया ना एक्सेलरेशन ये क्यों इक्वल है, एक सेकेंड न्यू स्लाइड लेना, देखो कहाँ था, हाँ। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल कर आए ना, हम इनको इक्वेट कर देंगे कि जितना उसने यहाँ पे लेंथ चली है जिस एक्सेलरेशन से, उतनी वहाँ यहाँ पे उसने वही जो है अपनी सारी की सारी वेलोसिटी, लेंथ नहीं वेलोसिटी बोलेंगे एक तरीके से, यहाँ जितनी वेलोसिटी गेन करी वो सारी की सारी यहाँ पर आने पे लूज हो गई, तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगा इसलिए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन है कि एक्सेलरेशन कैसे सेम है तो वो बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, क्या वैल्यू थी, म्यू के जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, म्यू के जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा जी साइन थीटा के, है ना, दूसरे वाले जो फर्स्ट केस में जो स्मूथ वाले में जो एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब जी से जी कट गया, म्यू के सॉरी आजा म्यू के कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एक तरीके से इसको हटा दें, यहाँ पे टू साइन थीटा हो जाएगा ना, इधर जाएगा ये टू साइन थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं टू साइन थीटा। तो म्यू के जो होगा वो कितना निकल के आएगा, टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं म्यू के इक्वल टू टू टेन थीटा, ठीक है। तो क्या निकल कर आ गया, म्यू इक्वल टू टू टेन थीटा, ठीक है ना, यहाँ खत्म हो गया बस ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या करें, द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, नीचे की तरफ एम जी आएगा, एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी आ गया, और इधर जो आएगा वो एम जी कॉस थीटा आएगा, वो किस तरीके से निकाला, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और इधर जाएगा एम जी साइन थीटा आएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा, अभी मैंने कुछ करा नहीं है, अभी डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करा, ठीक है ना। अगर ये थीटा है ना, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, हमने क्वेश्चन में हम सॉल्व करें कॉम्पोनेंट बना रहे हैं ना, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अभी इधर कैसे इसके कंपोनेंट लेंगे ना इस वाली फोर्स के, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ कलर। ये जो फोर्स है ना, इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉस थीटा का आता है ना, इस जगह पर जो कंपोनेंट आएगा एफ का, एफ कॉस थीटा वाला आएगा, लेकिन कॉस के अंदर थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा आएगा, है ना। तो वो बेसिकली कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही बन जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा एफ साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, और इधर जो आएगा वो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। अब ये क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन बता दो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लिखें इस वाले ब्लॉक के लिए, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, क्या फोर्स है नॉर्मल किसके बराबर आएगी, नीचे एम जी कॉस थीटा प्लस में और कौन सी साथ में एम जी कॉस थीटा के साथ में एफ साइन थीटा भी है, बस खत्म हो गया, नॉर्मल की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा और प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है ना, ये हो गया आंसर, इजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, टू ब्लॉक ईच ऑफ मास m आर रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा की फोर्स लगेगी, ठीक है, ये हमें पता लग गया, इधर भी एम जी साइन थीटा की फोर्स लगेगी। अब कौन सी ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे थीटा 60 है ना, तो एम जी साइन थीटा यानी एम जी साइन 60 क्या होता है, √3/2, ठीक है, और साइन 30 क्या होता है 1/2, कौन सा ज़्यादा है, यही ज़्यादा ना, ये तो 1.73 कुछ होता है ना, ये 2, तो ये 1/2 ज़्यादा तो यही है, मतलब कि फोर्स जो होगी ज़्यादा ये वाली होगी, यानी ये वाली साइड जो नीचे आएगी। ये क्वेश्चन में देखो क्या बोले, द ब्लॉक ए मूव्स डाउन, सही बात है, ब्लॉक ए जो है नीचे की तरफ आएगा, कितना ईजी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कैसे करेंगे, अच्छा, अ चेन ऑफ मास लेंथ, एक तरीके से चेन दे रखी है, मास m और लेंथ l, ठीक है ना,
हम चेन बना लेते हैं, या एक तरीके से हम इसको पता है स्ट्रिंग भी ले लेंगे ना, स्ट्रिंग भी मान लेंगे तो भी उससे भी सॉल्व हो जाएगा। हम चेन चेन क्या बनाए इसको, छोड़ो यार, ऐसी नॉर्मल बना लेते हैं, है ना। ये बना लिया। ठीक है, वर्टिकली फिक्स वर्ट इज हेल्ड, एक सेकेंड, इज हेल्ड वर्टिकल बाय फिक्सिंग इट्स अपर एंड। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया इस वाले एंड को रिजिड सपोर्ट से। अब ये पूछ रहे हैं टेंशन बताओ चेन के अंदर एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से y डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर टेंशन क्या होगी, है ना, वो बताएंगे। तो y डिस्टेंस हो गया, ये पूरी लेंथ l है ना, ये पूरी लेंथ l है, तो ये कितनी बचेगी, l माइनस वाई। ठीक है ना, हमें यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो एक सेकंड रुको, कितना है मास ऑफ चेन, कितना जाएगा, पहले मास ऑफ चेन लिखेंगे यार। मास ऑफ चेन कितना देखा एम, क्या होता है ना, अभी वो चीज़ चलो बाद में बताऊंगा। और लेंथ कितनी है हमारे पास में एल। अब अगर हम देखेंगे मास पर यूनिट लेंथ जो मास होगा वो कितना होगा, हम पहले वो लिखेंगे एक यूनिट, यहाँ मान लेते हैं लेंथ यहाँ पर पूरी एल है ना, अगर एक यूनिट लेंथ होती तो उसके लिए कितना मास आ रहा होगा, है ना, हर एक यूनिट पर कितना मास होगा, पहले वो लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में जब हमें इस तरीके से पूछा होता है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एम बाई एल, है ना, एम मास है एल लेंथ पर, है ना, पूरी एल लेंथ पर एम मास है, तो एक यूनिट पर कितना होगा, वन पे कितना होगा, एम बाई एल। वो लिख दिया हमने, वहीं यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अभी हमसे क्या लिखेंगे, मास कितनी लेंथ के लिए, हमें इस वाली के लिए मास बताना ना, ताकि हम इसका वेट लिख सकें। देखो यहाँ यहाँ पर जो एम जी, यहाँ पर जो वेट आएगा इसका, वही तो टेंशन के बराबर होगा, मतलब कि जो टेंशन निकलेगी वो इसके वेट एम जी के बराबर ही तो निकलेगी, यहाँ पर जो इसका मास जो जितना ही बन रहा होगा, है ना, इस वाली लेंथ का, तो वही लिख रहे हैं मास किसका है, कितनी लेंथ का, एल माइनस वाई लेंथ के लिए। मास ऑफ एल माइनस वाई लेंथ कितना हो जाएगा, एक यूनिट के लिए एम बाई एल था, तो एल माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू में एल माइनस वाई, खत्म। तो अगर हम इसके लिए अगर वेट की वैल्यू भी लिखना चाहें, इसकी वेट कितना हो जाएगा, एम जी होता है ना, तो मास तो ये हो गया एम बाई एल इंटू में एल माइनस वाई इंटू में जी, ये हो जाएगा वेट। और यही जो टेंशन फोर्स के बराबर होगा, एम बाई एल इंटू में एल माइनस वाई इंटू में जी। अब देख लो एम बाई एल मतलब कि एम जी एल माइनस वाई, तो ये एम जी एल माइनस वाई बाई एल। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, समझे। अब क्या होता है ना, जैसे कि जो हमारी जो ये टेंशन यहाँ पर ऐसी क्यों निकल कर आई, है ना, हम तो ये पढ़ते हैं कि टेंशन तो हर पॉइंट पे सेम होती है, एक स्ट्रिंग के अंदर या कोई भी चेन वगैरह जब इस तरीके से लेते हैं, हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है तो टेंशन तो हर पॉइंट पे सेम होती है, लेकिन यहाँ पर अलग क्यों आ रही है, यहाँ इस पॉइंट के लिए अलग होगी, इस पॉइंट के लिए अलग होगी, इस पॉइंट के लिए अलग होगी। क्योंकि जो टेंशन दी होती है ना, वो कैसे होती है, वो उसमें कंसिडर करना होता है पहले से, वो दिया होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा धागा या फिर जो भी रस्सी है, वो मासलेस है, उसका मास नहीं है कोई। और ऐसा क्यों होता है ना, जब मास नहीं है तो एफ नेट किसी भी पॉइंट को लेते हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई टी इधर टेंशन लग रही है, T1, है ना, इधर नीचे, ये मासलेस के लिए बता रहा हूँ, अभी इस क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो चुका है, मान रहे हैं कि ये मासलेस है ना, तो ये एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इधर T1 टेंशन लग रही होती, नीचे की तरफ T2 लग रही होती, तो अगर उसके ऊपर अगर हम नेट फोर्स लिखते तो हम लिख देते टी, हम कोई सी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लिया, कहीं पर भी कुछ भी मान लेते, ठीक है। तो T1 माइनस T2 लिख दो, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये अगर मासलेस बॉडी दी होती तो मास की वैल्यू तो जीरो हो जाती ना, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ पे तो मैं दिख नहीं रहा हुआ यार, है ना, रुक जाओ मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो मैं क्या करता, T1 माइनस T2 उस पॉइंट के लिए, वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पर T1 माइनस T2 इक्वल टू एम ए करेंगे, तो इक्वल टू एम ए करा तो क्या निकल कर आएगा, एक जो एम की वैल्यू वो तो जीरो क्योंकि मासलेस बॉडी, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू जीरो, T1 इक्वल टू T2, यानी कोई सा ही पॉइंट लोगे ना उठाकर एक मासलेस बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होगा ना कि हर पॉइंट पे टेंशन जो है सेम होगी, क्योंकि वो मासलेस है इस वजह से वो सेम होगी, इस तरीके से ये उसका रीजन। लेकिन यहाँ मासलेस नहीं है, यहाँ पर मास दिया हुआ है हमें, इसलिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और कई सारे कॉन्सेप्ट भी हमने इसके अंदर सीख लिए हैं, चाहे वो जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को हो या फिर स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट हो, उसका कॉन्सेप्ट हो, है ना, तो वो सारी कर लिए बाकी। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर किसी और चैप्टर के साथ में, और तब तक के लिए और इन क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी अपने नोट्स वगैरह सब अच्छे से रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहो। थैंक यू।